अगर ऐसे जो आपकी पार्टी के साथ बने हुए थे नेता या कार्यकर्ता और वो नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो परेशानी आपकी पार्टी के लिए हो सकती है? ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जो संगठन है अनुशासित संगठन है और लगातार अपने जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रहा है, और हमें लगता है कि सभी जो प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है वह देर सवेर मान जाएंगे और अपना नामांकन वापस लेंगे, और जो लोग नाराज जो इस पे अगर राजी नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई संगठन करेगा। और यकीन मान के चलिए, इस बार 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन सब चीजों से कोई फर्क, बहुत बड़ा जो अंतर है वह चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये तो साफ नजर आता है ना मुकेश पंत जी कि जो बाहर से आया है उसे आप तवज्जो दे रहे हैं और जो आपके घर में रहकर आपकी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा उसे इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में कोई भी पार्टी उसको अपना कैंडिडेट बनाती है जो कहीं न कहीं जन आकांक्षाओं पे खरा उतरता है, जिसकी एक बहुत बड़े वर्ग के साथ होती है, और कहीं न कहीं पार्टी को एक स्तर पर लाके खड़ा के जिताने की गारंटी लेता है। और कांग्रेस ने ऐसे ही जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, जो जन आकांक्षाओं पर खड़े उतरते हैं, उनको टिकट दिया है। इसमें सभी बातों को संज्ञान में रखकर पार्टी ने टिकट। ईमानदारी जरूरी नहीं है, पार्टी के साथ ईमानदारी जरूरी नहीं है क्या? ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो पार्टी के प्रति आस्था रखता है, कांग्रेस में जो भी कैंडिडेट आ रहा है वह लोकतांत्रिक जो कांग्रेस की परंपरा है, धर्मनिरपेक्षता की जो परंपरा है, उसको मानते हुए, उसकी उस संगठन की शपथ लेते हुए आ रहा है, और उसी पर विचार करते हुए, उसी को मानते हुए कांग्रेस टिकट को बांट रही है। और हम फिर से कह सकते हैं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये जो सारी चीजें हो रही हैं बहुत जल्दी ही इन पर लगाम लगेगी, और जितने भी बाकी प्रत्याशी हैं उनको मनाया जाएगा। जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से संगठन कड़ी कार्रवाई करेगा और सभी चीजें एकदम ठीक होंगी। ठीक है उमा सिसोदिया जी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों की हम बात करें, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासतौर पर यह असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में हम इस तरीके की तस्वीरें नहीं कह सकते, क्योंकि पहले से ही ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के पास कैंडिडेट्स ही पूरे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर असंतोष की फिर बात हम आपकी पार्टी के अंदर से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो किस तरीके से उस पर काबू पाया जाना चाहिए, नहीं तो स्थिति वो खराब कर सकते हैं। देखिए, ये कहना कि आम आदमी पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं है, मैं सबसे पहले तो इसी बात का विरोध करती हूँ। अगर उत्तराखंड में सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स किसी ने पूरे किए हैं तो आम आदमी पार्टी है। सबसे पहले अगर उत्तराखंड में किसी मुख्यमंत्री का चेहरा अगर दिया है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमने इस बात को पूरी तरह से नकारा है। जो बात हमेशा कांग्रेस और बीजेपी वाले कहते रहे कि जिन लोगों को कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा उनको आम आदमी पार्टी टिकट देगी। हमने सबसे पहले अपने कैंडिडेट 70 विधानसभा पर उतारे और ये मुंह बंद किया कांग्रेस और बीजेपी का कि हम उनके छोड़े हुए लोगों को अपने आम आदमी पार्टी से टिकट देंगे। आम आदमी पार्टी ने पूरे 70 विधानसभाओं में सबसे पहले कैंडिडेट्स और अपना मुख्यमंत्री चेहरा उतारकर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो उत्तराखंड ने पहले ही हासिल की। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में जनता आपको देख रही है, और जो धींगा मुश्ती और नूरा कुश्ती इस समय कांग्रेस और बीजेपी में मतलब चल रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बीजेपी में और बीजेपी के नेता कांग्रेस में कोई विचारधारा किसी नेता की नहीं है। जो 40 साल से किसी एक पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो अचानक दल बदल करते हैं और बिल्कुल 180 डिग्री के कोण से मुड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनसे बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है। कुछ नेता ऐसे हैं जो 5 साल एक पार्टी में रहते हैं, फिर उसके बाद 5 साल अपनी बहुओं के साथ वापस दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, और हमारी छवि उनकी बन जाती है। उससे पहले वो लोकतंत्र के हत्यारे होते हैं, लेकिन अब वो उनकी घर की बहुएं हैं और वो उनके घर के बेटे हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने भी तो लोगों को नाराज और कार्यकर्ताओं और नेताओं को नाराज करने का काम किया। रविंद्र जुगरान जो आपकी पार्टी के साथ बने हुए थे, किस तरीके से उन्हें दूसरे दल में जाना पड़ा? देखिए, रविंद्र जुगरान जी ऑलरेडी दूसरे दल से आए थे, ऑलरेडी वो जहाँ से आए थे वो वापस नहीं चले गए। देखिए, इस तरह के अति महत्वाकांक्षी लोग जिनको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी एक प्लेट में रखा हुआ रसगुल्ला है जो जाएंगे और उसको जाते ही खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम लोग 10 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए, हमें पता है कि हमने ग्राउंड से पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए दिन रात 24 घंटे किस तरीके से मेहनत की है। आम आदमी पार्टी में हर उस कार्यकर्ता का सम्मान है जो सड़क पर चल सकता है, जो दौड़ सकता है, जो डोर टू डोर एक व्यक्ति के साथ संपर्क कर सकता है। हमारी राजनीति ऑफिस में बैठकर नहीं होती,
हम आम आदमी पार्टी का कल्चर दूसरी पार्टी के कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 2 साल से सड़कों पर लगातार अनवरत बिना रुके बिना थके चल रहे हैं। अगर हमारी जो हमारी कल्चर है हमारी पार्टी का, हमको इस कल्चर में अंकित बैठते हैं तो इसलिए वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। डॉक्टर जुगलान जी के साथ भी कमोबेश यही स्थिति थी। वो ऑलरेडी बीजेपी से आए थे और फिर आम आदमी पार्टी में वो कुछ महीने रहे, उसके बाद वापस अपने मायके चले गए। तो मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर मीनाक्षी गुलियाल जी, आना जाना लगा रहेगा और ये आम बात मानते हैं तमाम सियासी दल, और जो कि अभी चल भी रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। क्या लग रहा है कि ऐसे में किस तरीके से मुश्किलें पैदा होती हैं? जी बिल्कुल, जो आपने आज का टॉपिक रखा है कि मनाने की कवायद चल रही है, ये तो कुछ समय के लिए है, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी चुनाव है और ये जो बागी जो पर्सन है, ये लोग उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो मनाने वाला जो है, ये सीन कुछ समय का है। अभी आप देखिए, जो नाराजगी होती है वो नाराजगी किसके अंदर होती है? जिसने क्षेत्र में अपनी कोई पहचान बनाई होती है, कोई वैल्यू बनाई होती है। अगर कोई व्यक्ति धरातल पे कार्य कर रहा है और उसको महत्व ना देके कोई उड़ते हुए कैंडिडेट या दल बदल के आए हुए कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं इस तरह की जो बगावती सुर हैं वो उठेंगे, और वो वही उठा रहे हैं जो धरातल पे काम कर रहे हैं, धरातल पे या जनता के बीच में है, जिनके पीछे एक जनाधार है। वही बात होती है कि जन आकांक्षाओं की। अगर ये जन आकांक्षाओं की बात कर रहे हैं कि जो जन आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो आप ये बताइए कि जन आकांक्षाओं को जो आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे नजर आ रहा है? क्योंकि आपके पास ये चीज देखने के लिए पूरा 5 वर्ष का टाइम था। यदि आप सत्ता पक्ष में हैं, तो सत्ता पक्ष में अगर आप जन आकांक्षाओं पे नहीं, ये चीजें तो मॉनिटरिंग करने वाली शुरू से होती हैं, तो इन चीजों को मॉनिटर करना चाहिए कि अगर वो जन आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं तो उसी समय उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। और यदि वो विपक्ष में है और वो विपक्ष में विपक्ष के तौर पे सही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्शन तुरंत उसी समय लिया जाना चाहिए। आज आपको जब वो बगावती हो गए हैं, जब वो अपने काम गिना रहे हैं, जब वो अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, तो आज आपको लग रहा है कि ये बगावती हैं और ये इन लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जो विपक्ष है, जो आज जिसे एक स्ट्रांग विपक्ष के तौर पे खड़ा होना चाहिए था इस सरकार के, क्योंकि विपक्ष का काम ही ये होता है कि सरकार को चेताए कि आप क्या काम नहीं कर रहे हो और आपको क्या काम करना चाहिए। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये भी मित्र विपक्ष का कार्य यहाँ पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि बीजेपी जो है कांग्रेस के पर्सन्स को उठा के लेके जा रही है, क्योंकि वो वहां पे सम्मान नहीं मिल रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि अब इस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो चलिए इस पार्टी में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिक्स हो चुका है। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग जब सारे के सारे बीजेपी में आ गए, तो वो बीजेपी कहाँ बची? वो तो कांग्रेस हो गई ना। तो आप ये देखिए, दोनों ही पार्टियां जो हैं इस प्रदेश के लिए, बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जिस परिकल्पना के लिए राज्य बना था, जिन उत्तराखंड के लोगों के लिए राज्य बना था, आज सबसे ज्यादा जो ठगा जा रहा है वही उत्तराखंड वासी ठगा जा रहा है। ठीक है राजेंद्र मिश्र जी, क्योंकि बागियों पर नजर है सियासी दलों की और इन्हें मनाने की कवायद जो है वो की जा रही है, लेकिन मनाया कैसे जाएगा? क्या कुछ कहा जाएगा? क्या भरोसा इन्हें दिया जाएगा जिसके बाद ये दूसरे दल में या फिर निर्दलीय चुनाव ना लड़कर ये वापस अपनी पार्टी के साथ बने रहें? रीना जी देखिए, इस समय बड़ी अजीब सी स्थिति हो रखी है उत्तराखंड में चुनाव के टाइम पे। आप ये देखें कि मतलब हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप है, एक पार्टी के में जहां टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। हाँ। दूसरी पार्टी में टिकट नहीं मिलता तो तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये जो मतलब दल बदल है, ये इतना कॉमन हो गया है कि कोई भी पार्टी इसमें अछूती नहीं है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट ये सोचता है, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि आज जो है इस पार्टी से अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं दूसरी पार्टी में जीतूंगा। हर एक पार्टी, चाहे मैं कहता हूं छोटी से छोटी पार्टी, चाहे निर्दलीय है, उसके मन में ये जरूर होता है कि मैं जीत रहा हूं, भले वो जीत ना सके लेकिन मैं जीत रहा हूं। लेकिन अगर आप ये देखें, सबसे पहले जो है कांग्रेस ने शुरुआत करी। कांग्रेस ने देखिए, आप समझ लीजिए जो कांग्रेस के जो बीजेपी के कुछ बागी थे वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने उनको लिया। आप समझ लीजिए जो है आर्य, जो है यशपाल आर्य हो गए, संजीव आर्य हो गए, और मालचंद हो गए, ओम गोपाल रावत हो गए, धन सिंह नेगी हो गए, ये सारे जो है कांग्रेस में चले गए। और अगर आप ये समझ लीजिए जो कांग्रेस के बागी थे, जैसे किशोर उपाध्याय, बड़ा नाम था, पूर्व अध्यक्ष थे, वो हो गए, सरिता आर्य हो गए, राजपाल सिंह हो गए, दुर्गेश लाल हो गए, ये जो है क्या कहते हैं बीजेपी में आ गए। तो ऐसा क्या है कि दोनों पार्टी जो है इस समय ऐसी हैं कि जो उनको ये लगता है कि ये कैंडिडेट थोड़ा जिताऊ है, ये हमारा वीक कैंडिडेट है, हमने जो उसको
पर्चा कर रखा, उसको वो जो है टिकट देने को लाचार है। लेकिन अभी अगर आप ये देखें, बड़ा अजीब सी बात हुई कि कांग्रेस के भी 2 लोग छोड़ के आप में आ गए। हाँ। है ना, सुनीता वाजवा को ले लीजिए आप, चाहे जर्नैल सिंह काली को ले लीजिए आप। तो हम ये कहते हैं कि आज आप ये कह रही कि नहीं साहब हम जो है बड़ी वैसी पार्टीज हैं और हम हर चीज में जो है क्या कहते हैं एक रूल्स एंड रेगुलेशन में चलते हैं और हम लोग इस तरह का काम नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में भी ये बात चल रही है, क्योंकि आप अभी नई नई आए तो उसमें जो है कम लोग आ रहे हैं। बट लेकिन आप ये देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे नेता थे, जैसे आप ये लगा लीजिए सजवान थे एक, और आपके जो है क्या कहते दूसरे नेता जो है फिर वापस जो है बीजेपी में और एक कांग्रेस में चले गए। तो ये जो उठा पटक है जो है क्या कहते हैं कैंडिडेट्स की, ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो रखी है। आपको मैं एक चीज थोड़ा सा एनालिसिस करके अगर आप बताएं कि 2017 में जो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो करीबन 46% था और उसकी सीट कितनी आई थी 57। जबकि अगर आप ये देखें कि कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज थी वो करीबन 11% नीचे, 12-13% करीब 33% के आसपास थी, उनको आए थे 11 सीट्स आई थी। लेकिन अगर आप वही 2012 में चले जाएं तो अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ 32 और 33% के आसपास वोट परसेंटेज है और उस टाइम पे अगर आप सिर्फ 33% के आसपास अगर वोट परसेंटेज है और सीट भी अगर आप ये देखें तो सीट भी 32 और 31 आई हैं। तो ये जो 2012 का जो रिपीटिशन हो रहा है वो 2022 में हो रहा है। आप ये देख लीजिए जितने भी ये निर्दलीय हैं भले वो किस पार्टी में जाएंगे, बाद में किसको सपोर्ट देंगे, उसमें प्रोग्रेसिव फंड था एक इन्होंने बनाया था, तो उसमें जो है बीएसपी और कुछ 1-2 यूकेडी और इंडिपेंडेंट लोगों ने अलग से बनाया था। तो इस तरह भी ऐसे होने वाला है, कि इस बार जो है सीटें जो है कांग्रेस और उसकी जो है कसमकस है, कुछ सीटें जो है आपको आएंगी तो आप या 1-2 सीट बसपा की अगर उसमें आती है तो इंडिपेंडेंस आएगी, तो अल्टीमेटली जो है उनका एक ऊपर जो है आप इन जो फ्रंट अगर बनेगा तीसरा फ्रंट तो वो जो है क्या कहते हैं एक डिसिसिव होगा कि किसकी सरकार जो है बनेगी। तो ये बड़ी इस समय बड़ी अजीब सी स्थिति है। और जहां तक बात है क्योंकि जो है ओपन इस समय कुछ भी जो है मतलब इलेक्शंस का जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, सब लोग वर्चुअली कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है कि इस समय जो है मतदाताओं का मूड का पता नहीं लग रहा कि वो किस पार्टी की तरफ उनका रुझान है। लेकिन अब जिससे मुझे लगता है कि 2-3 तारीख के बाद अगर ये खुलता है तो उसके बाद थोड़ा सा जो है स्थिति क्लियर होगी। बट मुझे जो लगता है कि इस समय जो है मार्केट बड़ा आप किसी से बात कर लीजिए, सड़क पे जाइए किसी बात के लिए, वो बताने को राजी नहीं है और इस समय जो है बड़ा इनडिसिसिव माहौल जो है चल रहा है। वो आने के हो सकता है 4-5 तारीख के आसपास जो है ये क्लियरिटी आए और दल बदलों का पता लगेगा कि दल बदलों का कितना इंपैक्ट आएगा। ये तो वोट परसेंटेज देखने के बाद है। लेकिन वोटर काफी समझदार हो गया राजेंद्र जी, अगर वो बता भी दे तो हम कह नहीं सकते हैं कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है और आखिर क्या जब वो जाता है केंद्र पर अपने वोट का प्रयोग करने के लिए, मत का प्रयोग करने के लिए, तो क्या वो वही डिसाइड करता है जो पहले उसने किया था या फिर उसमें बदलाव है? तो इसीलिए अभी काफी साइलेंट जो है वो वोटर चल रहा है। मैं रीना जी मैं आप बताऊं कि क्या है कि जरूर ऐसा नहीं होता कि देखिए जैसे कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं या आपके जो सपोर्टर हैं या बीजेपी के जो सपोर्टर है, यूकेडी के सपोर्टर है, वो वोट तो जो है वहीं देते हैं जहां उनका एक मन स्थिति है और हमें इस पार्टी को वोट देना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फेंस सिटर जिनको हम बोलते हैं, जो लोग जो है बदलते हैं, मौसम के हिसाब से बदलते हैं, उस तरह से वोट देते हैं, तो वो बड़ा डिसिसिव फैक्टर हो जाता है। और वो जो है जनरली अगर आप देखें 4-5 तारीख को, क्योंकि वोटिंग 14 को होगी, 12 को जो है बंद हो जाएगा सारा चुनाव का जितना भी होगा, तो समझ लो आप एक हफ्ता जो 5 से और 12 के बीच होगा वो डिसाइड करेगा कि वोट स्विंग किस तरफ जा रहा है और वो डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार जो है उत्तराखंड में बनने वाली है। बिल्कुल, और जब जब चुनाव आते हैं उत्तराखंड के अंदर तब तब इस तरीके की स्थिति पैदा होती है कि बीजेपी से कांग्रेस में और कांग्रेस से बीजेपी में, यानी कि पाला वो बदलते हैं लेकिन चेहरे जो वही रहते हैं। लेकिन क्या ये फैक्टर भी असर डालेगा चुनाव पर या फिर नहीं, ये भी हम समझ लेते हैं सीमा डोरा जी, क्योंकि आपके दल में भी काफी जो गए थे वो वापस आए हैं या फिर आपके दल में जो चल रहे थे वो दूसरे दल में चले गए हैं, तो क्या इसका भी फर्क पड़ेगा क्या? जी देखिए, हमारा जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है 90%। 10% ऐसा होता है जो विधायक की शक्ल देखेगा। लेकिन होता ये कि कभी हमारे यहाँ अगर विधायक को ना भी पसंद करे, 1% आके अगर अब ना भी पसंद करे तो बोलेगा जरूर कि ठीक है मुझे ये पसंद नहीं है, इनको रख दिया गया, लेकिन एंड में वोट वो कमल को डालेगा। तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपने जो तो प्रचार ही आप पीएम मोदी के नाम पर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो वो हमारे प्रधानमंत्री, दूसरा काम इतना करब उन्होंने। पीएम मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सीमा डोरा जी, पीएम मोदी यहाँ पर विधायक चुनेगी जनता, अपने क्षेत्र के विधायक और राज्य का मुखिया। सुनिए मैम, मैं मोदी जी की बात नहीं करी, मैं कमल की बात करी। वो तो हमारा सिंबल है ना, हम कमल की बात करें कि कमल पे वोट डालना ही कितनी भी अगेंस्ट होते हैं। मैंने खुद भी सुना, मतलब एक सड़क की बात कर रही हूँ
कि रोड पे भी चलते अगर किसी से पूछे कि चलो मुझे ये विधायक नहीं पसंद, लेकिन वोट तो मुझे कमल को डालना है क्योंकि मुझे देश बचाना है। ये बात एक नॉर्मल इंसान भी आज समझता है कि देश सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही रहेगा। कांग्रेस तो सिर्फ भ्रमित करती है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सत्य के नाम है जो हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। तो हमको बिल्कुल भी इस चीज की चिंता नहीं है। जो आए हमारे पास वो हमारे सिद्धांतों को लेकर आए, जो चले गए वो नहीं समझ पाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो जाने पर तो मजबूर पार्टी ने किया ना, भारतीय पार्टी ने कभी मजबूर नहीं क्यों? किया। धन सिंह नेगी का टिकट काट दिया गया टिहरी से और किशोर उपाध्याय को टिकट दे दिया आप लोगों ने। किशोर उपाध्याय जी बहुत सीनियर है और उन्होंने यही बोला कि जब तक मैं कांग्रेस में इतने साल रहा तब तक उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे वो मेरे से मैच करते थे। लेकिन अब जिस तरह की कांग्रेस पार्टी हो गई है तो मैं नहीं वहां सर्वाइव कर पा रहा हूँ। वो इसलिए आए तो सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया उनके चक्कर में। सिटिंग विधायक देखिए, अगर किसी का टिकट काटते हैं तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा मुझे विधायक ही बने रहना है। संगठन में रह के भी तो काम होते हैं। क्यों हर इंसान अगर यही परमानेंट विधायक बन जाए तो किसी और को चांस मिलेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें सोच के ये करें कि हमको संगठन पे काम कैसे कर सकता हूँ, राष्ट्र में काम कैसे कर सकता हूँ, जनता के लिए काम कैसे कर सकता हूँ। तो जनता की द्वारा चुनी गई सरकार है ना, तो आप कैसे एक अपने आप को परमानेंट कह सकते हो कि ये सीट मेरे लिए परमानेंट होगी? ऐसे तो कभी भी कोई चुनौतीपूर्ण पार्टियों के लिए ही हो जाती है कि अगर आपने टिकट काट दिया तो निर्दलीय खड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर मुश्किलें पैदा हो जाती है। ये चुनौतीपूर्ण आप लोगों के लिए। बिल्कुल, ये सोचना चाहिए, हर कैंडिडेट को सोचना चाहिए, हर विधायक को ये बात सोचनी चाहिए कि कुछ भी जब नश्वर ही है हर चीज, तो कुछ भी सीट, कोई भी सीट हो, कोई भी पद हो, कभी भी परमानेंट नहीं रहता। तो जब परमानेंट नहीं रहता तो इस सोच को हटा के बैठ को जितने दिन काम करेंगे उतना समय के लिए राष्ट्र हित में काम करेंगे, जनहित के लिए काम करेंगे। आप जनहित के लिए तो आए हो, जनता द्वारा जनहित के लिए तो चुने जाते हो। तो फिर आपने अपने आप को कैसे सर्वोपरि मान लिया? जब आपने सर्वोपरि मान लिया तो ये आपकी गलत भावना है। चर्चा लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बागियों पर नजर, यही मुद्दा है आज का। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते इसी चर्चा के साथ। आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए, तब जाकर आपके हर सवाल पर जवाब मांगती। सरकार की जवाबदेही जरूर बदली। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर? रोज मेरा सामना सियासत और सियासी शख्सियतों से होता है। चुप रहिए कि आप लोगों की मंशा क्या है ना, वो नजर आ जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ती हूँ तो भी सियासत बेशुमार होती है। आंकड़े हैं हमारे पास, प्रूफ लेकर बैठते हैं हम। मैं रीना झा बालिया, HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को-मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को-मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है, तुम्हें अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। रोजाना रास्ते की हर छोटी बड़ी खबरों पर मेरी नजर रहती है और मेरे मुद्दे इन्हीं रास्तों से उठते हैं। कई बार कुछ खबरें सोने नहीं देती, परेशान करती हैं। उनका ट्रॉली है और वो बच्चे को रस्सी खींचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर तथ्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। खबर का पीछा सब करते हैं, लेकिन हर कोई उस तक पहुँच नहीं पाता। मैं सिर्फ आम लोगों के मुद्दे खास नहीं बनाती, बल्कि सरकार और उनके नुमाइंदों से भी सीधा सवाल करती हूँ। ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। मैं रम फातिमा, जुड़िए मेरे साथ HNN 24/7 पर, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ रम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिए? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों ये लोग मांग रहे हैं? इच्छा मत जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधी हुई। पुल जो था आधा अधूरा है तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के ADM है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज नए समय पर आ रही हूँ मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर।
को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। एचएन की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए। जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो एचएन उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल मेरे साथ, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ एचएन 24/7 पर। लहरों से खेलने के शौकीन हो या बर्फ की ऊंची चोटी से यूं छलांग लगाने के, पहाड़ को पैदल नापने का इरादा रखते हो या हवा में उड़ने का, हिम्मत दिखा चोटी से कूदने का मादा रखते हो या हवा को चीर कर सुपरमैन सरीखा उड़ने की। अगर आप ये सब करने की हिम्मत और जज्बा रखते हो तो उत्तराखंड आपके लिए सबसे मुफीद जगह है एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ लेने की। एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी साहसिक खेल, तीर्थाटन और प्राकृतिक पर्यटन के बाद राज्य में सैलानी साहसिक खेलों का लुत्फ लेने आते हैं। रिवर राफ्टिंग के मजे लेने हो तो ऋषिकेश के शिवपुरी से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। गंगा की हिलोरों के बीच राफ्ट पर सफर करने का अलग ही मजा है। पहाड़ी और दुर्गम स्थानों पर रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग के लिए चमोली के ग्वालदम और तपोवन के साथ टिहरी का कोडियाला भी एडवेंचर प्रेमियों को लुभाता है। साहसिक पर्यटन की दृष्टि से स्कीइंग बहुत ही लोकप्रिय है। इस खेल के लिए लोग औली खींचे चले आते हैं। इन सब के अलावा पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग भी साहसिक खिलाड़ियों को बरबस यहाँ ले ही आता है। प्रमुखता के साथ उठाया। एचएन की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए। जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो एचएन उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल मेरे साथ, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ एचएन 24/7 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश का बदला। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बागियों पर नजर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस अपने रूठे नेताओं कार्यकर्ताओं को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी ने तो यहां टास्क भी दे दिया है सांसद और पूर्व मुख्यमंत्रियों को कि जो रूठे हुए हमारे कार्यकर्ता और नेता है जरा आप उन्हें मना लीजिए। और कहीं पर सफलता भी हासिल यहां पर बीजेपी को होती नजर आ रही है, क्योंकि कई जगहों पर मना लिया गया है। लेकिन क्या यही बागी जो है वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं सियासी दलों के लिए? इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं रुक करना चाहूंगी
मुकेश पंत जी, क्योंकि बागियों पर नजर की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो अब टिकट और लिस्ट सामने आने के बाद बागी होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नाराज चल रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की नजर तो पहले से ही अपनी बागियों पर थी और तभी तो हरक सिंह रावत को आपने एट लास्ट एंट्री दे ही दी। जी, निश्चित रूप से जिस तरह की चीजें आ रही हैं, यह हर बार होता है कि जब चुनाव होता है तो टिकट बंटते हैं और टिकट बंटने के बाद बगावत की स्थिति आती है और कांग्रेस ने इस बात को पूरा संज्ञान में लिया है। हम लोगों ने जहाँ पे पार्टी के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं या अपना असंतोष जता रहे हैं, उनसे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत का क्रम बनाया है और बातचीत लगातार उनके साथ बन रही है। कई जगहों पर स्थितियां सुलझी हैं और चीजें सही हुई हैं और उसके बाद जहां पर अभी चीजें सही नहीं हो पा रही हैं, जहां पे बागी बनकर नामांकन लोगों ने किए हैं, उनसे भी अभी बातचीत चल रही है कि आप नामांकन अपना वापस लीजिए और नामांकन वापस लेने को लेकर बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से सारी चीजों को सुलझाया जाएगा। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ मुकेश पंत जी कि आप लोगों की नजर तो उन बागियों पर भी थी जो 2016 में हो गए थे और आखिरकार आप लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर एंट्री दी। 2016 की स्थिति 2022 की स्थिति से एकदम अलग है। हाँ। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि उत्तराखंड के अंदर किस तरह से चीजें हो रही है। मेरा कहना है कि उत्तराखंड के अंदर आज की जनता पार्टी के खिलाफ, जिस तरह से भाजपा के खिलाफ जनमत बना हुआ है, उसको देखकर काम कर रही है। कोई कमल का फूल इस बार खिलने वाला नहीं है। जिस तरह से 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी फैलाई, जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर जो मोदी सरकार है उसने पेट्रोल के दामों में कहें, डीजल के दामों में कहो या महंगाई की वृद्धि की, खाने के तेलों में वृद्धि भी कई आसमान महंगाई छुई है, उसको लेकर कहीं न कहीं जनता बेचैन है और कहीं न कहीं पूरे नहीं, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ आप उस पर नहीं जा रहे, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि बागियों पर नजर आप लोगों की अभी है, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन बागियों पर भी नजर थी जो 2016 में बागी हो गए थे और आखिरकार आप अपने घर में लेकर आ गए उन्हें। क्या जरूरत महसूस हो रही थी कांग्रेस को? क्या जो आपके पास नेता पहले से थे, क्या वो जिताऊ आपको नहीं लग रहे थे क्या? जो 2022 का चुनाव है वह बिल्कुल 2016 से एकदम अलग चुनाव है। इस बार पूरी एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और कहीं न कहीं इसका जो चेहरा दिखाई देता है और कांग्रेस इसको लेकर पूरी तरीके से समझ अपने में बनाई हुई है और हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं और जो भी जहां पर भी जो स्थितियां हैं, जहाँ पे बगावत है, जहाँ पे असंतुष्टता है, उसको लेकर काम किया जा रहा है और सारी चीजें निश्चित रूप से सुलझाई जाएंगी और 2016 जैसी पुनरावृत्ति बागियों को लेकर इस बार नहीं होने जा रही है। 2022 का चुनाव एकदम अलग चुनाव ठीक है। उमा सिसोदिया जी, 2022 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव होने वाला है, लेकिन आप लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये तो बार बार चीजें दोहराई जाती हैं कि जब जब चुनाव आते हैं नेता बागी होते हैं, एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, लेकिन आप लोगों का ये पहली दफा होगा औपचारिक तौर पर जब आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं पूरे 70 सीटों पर, तो क्या आप इसे लेकर क्या कहना चाहेंगी कि क्या जब अगला चुनाव होगा उत्तराखंड के अंदर तब इस तरीके की कोई स्थिति नहीं होगी, या फिर आम आदमी पार्टी और आपकी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी होगी जो ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में एंट्री नहीं देगी? क्योंकि अभी तो आप लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही खेल चलता है, हमारे दल में ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आप दावे के साथ कह सकती हैं कि आप भी इसमें इन्वॉल्व या फिर आपकी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई को जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इस बात को माना कि उत्तराखंड का जो 2022 का चुनाव है बिल्कुल अलग चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी हिम्मत के साथ मैदान में है और तीसरे विकल्प के रूप में और एक सशक्त विकल्प के रूप में सामने है। तो वाकई में 2022 का चुनाव उत्तराखंड के लिए बहुत रोचक है और उत्तराखंड की जनता के लिए तीसरे विकल्प के रूप में जो हम सामने हैं उनके पास चुनने के लिए एक और पार्टी है, तो वाकई में एक अलग तरह का चुनाव है। सही बात ये कि जो जिस तरीके की बागी होना, दूसरी उसमें चुनाव लड़ना, ये एक राजनीति में इस तरह की घटनाएं जो है वो होती रहती हैं, चलते रहती हैं। बहुत सारे लोग बागी हुए, अगर अपने पास में जाए पिछले 70 साल के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, तो इंदिरा गांधी जी भी बागी हुई थी, उन्होंने भी बाहर निकल के अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी और इंदिरा कांग्रेस आई के नाम से थी। तो ये राजनीति में ये चलन
मतलब होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आती है कि उस तरह के लोग, मैं नाम लेकर कहना चाहूंगी कि हरक सिंह रावत जैसे लोग, जिन्होंकी कोई विचारधारा नहीं, जो कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, इस तरीके की जो उछल कूद जिस तरह के लोग करते हैं, वो सबसे बड़ा मतलब जो मैं कहती हूँ कि लोकतंत्र के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। हर नेता की अपनी एक पर्टिकुलर विचारधारा होती है, जिस विचारधारा के साथ वो किसी पार्टी से जुड़ता है। आप किस तरीके से पूरी 180 डिग्री का टर्न लगाकर किसी दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर की बात है। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ मैदान में है, और रही बात ये कि अगले चुनाव में हमारे सामने क्या स्थितियां आएंगी, तो उस बारे में मैं अभी से कुछ नहीं कह सकती। 5 साल बाद की बात है, तब तक आम आदमी पार्टी कितना विस्तार लेती है, कितना आगे तक फैलती है, और कितने लोग हमारे यहाँ आते हैं, और कितने विस्तार के यहाँ पर भी इकट्ठा होते हैं, और कितने बागी यहाँ से भी निकलते हैं, और अभी भी हल्के फुल्के छोटे छोटे बगावत के सुर पार्टी में नजर आते हैं, तो उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, बात करी जाती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से इतर आम आदमी पार्टी का जो अनुशासन है, और जो एक तरीके से जो क्रांति है हम लोगों की, हम लोग अभी भी क्रांति और आंदोलन के फेज में ही आम आदमी पार्टी है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, वो सब जी जान से जुटे हुए हैं, और एक तरह से आज भी हम लोग उसी क्रांति को आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे इसके साथ आम आदमी पार्टी 2011 में दिल्ली में बनी थी। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा इस बात को बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है, और हम उसी आंदोलन के सिपाही हैं, और उसी आंदोलन को हम दिल्ली से लेकर आज उत्तराखंड तक आए। ठीक है, उम्मीद मीनाक्षी गिलियाल जी यूकेडी से भी बहुत है। हालांकि उम्मीद तो आप लोगों को भी अपनी पार्टी से बहुत है कि इस बार आप लोग भी कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों की भूमिका अहम रही है उत्तराखंड के निर्माण में। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को उभर कर आगे आना चाहिए था, कहीं ना कहीं इसमें आप लोग पिछड़े हैं, और इस बात से सहमति आप लोगों की भी रही है कि आप लोगों से गलतियां हुई हैं। लेकिन उन गलतियों में कितना सुधार इस बार आप लोग करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था, बेसिकली जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो स्थापना हुई थी, उसका मूल परिकल्पना ही यही थी कि उन्हें राज्य बनाना था। और जब 2000 में राज्य बन गया, तो कहीं से भी कहीं तक सत्ता में आना, जिस तरह की ये जोड़ तोड़ राष्ट्रीय दल कर रहे थे, इस तरह की जोड़ तोड़ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब आने वाले समय में देखिए, हम लोग आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम जनता के मुद्दों पे ही लड़ रहे हैं। हमारे लिए सत्ता में आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए अपनी जनता के मुद्दों के लिए लड़ना है। जो हम आज भी बात कर रहे हैं कि हमारे जो मूल मुद्दे हैं, जो कहीं ना कहीं, लेकिन आपके विधायक तो सत्ता में रहे, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस में। हाँ बिल्कुल रहे, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि वो किन शर्तों पे रहे, उन चीजों के बारे में बात नहीं होती है। उन्होंने अपनी शर्तों पे वो गए थे, इन पार्टीज में इनको समर्थन दिया था, लेकिन अपनी कुछ शर्तों पे दिया था, और कहीं ना कहीं जब शर्तें नहीं हुई थी तो समर्थन वापस ले लिया गया था। ये बहुत पूरी कहानी है, इतिहास है, उसको पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए। लेकिन वही मैं बात कर रही हूँ कि इन राष्ट्रीय दलों की आप देखिए कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है, कि आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, और आप ये बताइए कि जो आज तक 5 साल बीजेपी में जिन लोगों ने कार्य नहीं किया, क्या वो आपकी पार्टी में आके कार्य करने लगेंगे? लोग तो वही हैं। वहीं आप देखिए कि इनकी अभी सीमा जी कह रही थी कि कोई भी नश्वर नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ सीटों पे आपने बिल्कुल परमानेंट परिवारवाद चला रखा है? कि कैंट विधानसभा में देख लीजिए कि अगर हरबंस कपूर जी नहीं है तो उनकी वाइफ को मिलेगा। इसी तरह आप देख लीजिए कि हरक सिंह रावत जी की बहू को मिलेगा। इसी तरह आप देखिए महेश जीना के भाई को मिलेगा। तो मतलब इस तरह से जो परिवारवाद की ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हम लोग बहुत नैतिकता के साथ चल रहे हैं, मूल्यों के साथ चल रहे हैं, वहीं जब इनको फॉलो करने की बात आती है या खुद इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है। और वही चीज़ उत्तराखंड के मूल मुद्दों के साथ हो रही है। जो समस्याएं हैं आप देखिए जस की तस हैं, इन पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वहीं जब कार्य करने की बात आती है तो इन मुद्दों को साइड कर दिया जाता है, और फिर से लड़ाई होती है वही जाति और धर्म पे। लेकिन आज जो है जनता समझ रही है, वो मोदी जी के नाम पे, क्योंकि ये जो परंपरा चली आ रही है मोदी जी के नाम पे वोट मांगने की, इस परंपरा को आज वो तोड़ने को रेडी हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मोदी जी के नाम पे किस तरह के विधायक जीत के आए, और 5 सालों में उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप देखिए बेरोजगारी में हम सबसे आगे हैं, महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, हमारा वुमेन तस्करी में हमारा नंबर 1 पे राज्य है। आप देखिए बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल मैं उसी पे आ रही हूँ मैडम, मैं उसी पे आ रही हूँ। रेशो देखिए चेक करिए, 1000 पे बराबर हो गया। बिल्कुल आप देखिए 1000 पे 840 है मैडम, 1000 पे 840 है। आप खुद रेशो की ही बात कर रही हूँ। 1000 पे 840 है फीमेल गर्ल्स, और 10 साल तक की बच्चियां जो है वो स्कूल नहीं जा पाती है क्योंकि स्कूल दूर है।
मैडम मैं ये बिल्कुल धरातल की बात कर रही हूँ, जो आप पहाड़ों पे जो 5 साल पहले रेशो क्या था किसका रेशो पढ़िए जरा बेटियों का और मैं वही बात कर रही हूँ, पहले 890 था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है जुलाई में वो उस पे 840 आ गया है। ये रेशो आंकड़ों की ही बात कर रही हूँ मैं। तो जो बात वही मैं कह रही हूँ कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बेटी बचाओ शौचालय की बात कर रहे हैं, जितना आप शौचालय की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता आप पार्टी कह रहे हैं कि शौचालय सम्मान मिला है, उनको सारी सुविधाएं मिली है, वो नहीं मिलेगी। आप टॉयलेट की बात करती हैं। हाँ मैं शौचालय की बात कर रही हूँ, हर गांव में टॉयलेट कर रही हूँ, मैं शौचालय की ही बात कर रही हूँ। यहाँ तक कि जो आप पलटन बाजार चले जाइए, आपको वहाँ पे शौचालय नहीं मिलेगा। पिंक टॉयलेट आप यहाँ से पलटन बाजार किसी भी बाजार में चले जाइए, महिलाओं के लिए आपको शौचालय नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, घर घर में आपने शौचालय बना दिया। पहाड़ की स्थिति देखिए, आप बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य में बहुत अच्छा हो रहा है, प्रसूताओं के मरने की खबर आ रही है, हॉस्पिटल्स में जो जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ जो आंकड़ों में बात हो रही है और जो सिर्फ पेपरों पे बात हो रही है, असल में धरातल पे आपके कहने से कुछ नहीं होता। सुविधाएं देखिए, पूरा प्रसूतक, हाँ बिल्कुल, एक बार एडमिट हो जाए, कार्ड बनवा ले, सारा ट्रीटमेंट फ्री है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी फ्री है। करना क्या है आप बताइए, जब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ही सीमा डोरा जी, योजनाओं योजनाएं शुरू करना बहुत आसान बात है, लेकिन उस पर कैसे अमल किया जा रहा है और क्या उस योजना का फायदा आम जनता तक पहुंच रहा है या फिर नहीं, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग आयुष कार्ड की बात करते हैं, आयुष योजना की बात करते हैं, उसका क्या वाकई आम जनता फायदा ले पा रही है या नहीं ले पा रही है? जब अस्पताल में जाते हैं मरीज या तीमारदार और उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है या फिर कैसे उस योजना का वो क्या प्रयोग कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, क्या इस पर मॉनिटरिंग की गई है कभी? और बहुत जरूरी है, जब कोई योजना चलती है उसे मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इनका मॉनिटरिंग और फीडबैक सिस्टम बिल्कुल नील है। अगर हम अभी बात करें कोरोना में, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप जन औषधि को देखिए, आप मेडिकल की बात कर रहे हैं हालत आज है, आप देखिए 2 साल से गोली जो है वो जन औषधि में मात्र 2-3 रुपए की है। ठीक है राजेंद्र बिष्ट जी, क्योंकि सियासी दल अपनी योजना की गिनती करवा रहे हैं, विपक्ष बता रहा है कि भाई आपने क्या नहीं किया है और क्या करना चाहिए। जब एक आम जनता, एक नागरिक, एक वोटर जाता है, केंद्र पर जाता है मत का प्रयोग करने के लिए, उसके दिमाग में क्या कुछ बातें चलती है, किन किन मुद्दों को देखिए, क्योंकि लोकसभा और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है, राज्य के चुनाव में, देश के चुनाव में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर जब एक वोटर जाता है केंद्र तक, क्या कुछ उसके दिमाग में चलता है, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करता है वो? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ रीना जी, जब भी कोई मतदाता जो है मतदान केंद्र पे जाता है तो उसकी 2-3 चीजें उसके दिमाग में होती है। पहली चीज ये होती है कि मेरा जो है क्या कहते हैं, मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, या मेरी किससे जो है अपनी जो है मेरी इच्छाएं किस पार्टी किससे मिलती हैं, किन नेताओं से जो है मेरा जो है कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या होता है, अगर आप गढ़वाल वगैरह में या कहीं अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे जाति समीकरण भी बहुत कुछ जो है काम करती हैं, कि ठाकुर है, ब्राह्मण है, किस तरह से वो भी कुछ इम्पैक्ट आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें कि इस समय, क्योंकि जो हमारे इस समय जो मतलब चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में पूरी तरह से जो है खुलेआम जो है छूट नहीं है आपको चुनाव प्रचार करने की, तो जो वर्चुअल मीडिया के थ्रू हो रहा है वो जो है क्या कहते हैं, जो पार्टी इस समय मीडिया का जो है जिसका जो है इम्पैक्ट ज़्यादा होगी, नेचुरली वो जो है एक इम्पैक्ट उस पर डालेगा। जहाँ तक बात है कि जो बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो मतलब कह रही हैं हम बिजली फ्री देंगे और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो मतलब सब्सिडी देंगे, उस चीज़ का भी इम्पैक्ट उन लोगों पे आएगा जिनको एक्चुअली जो लो कैटेगरी के लोग हैं, मतलब जिनका जो है आय जो है बहुत निम्न स्तर तक का है, उन लोगों में फ़र्क पड़ेगा। कि अगर ये सोचते हैं कि मुझे अगर 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और मैं 5,000 रुपये महीने के कमाता हूँ तो मेरे लिए बहुत है, 600-700 रुपये महीना बचाना। तो ये कुछ मुद्दे जो है इम्पैक्ट करेंगे। जहाँ तक बात यह है कि अब आखिरी में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम कैंडिडेट नहीं, हम तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो कोई पार्टी का अध्यक्ष है, पार्टी का चुनाव समिति का अध्यक्ष है, या जो है क्या कहते हैं वो जो है भारत का प्रधानमंत्री है, उससे भी काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उस तरह के पार्टी में देते हैं। बट मैं जो एक्चुअली कोर मुद्दे पे आना चाहता हूँ, जो आप एक्चुअली एनालिसिस कीजिए कि बीजेपी ने 11 विधायकों का, सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है जी, और 4 जो है क्या कहते हैं कांग्रेस से जो है बड़े बड़े नेता लेके उनको जो है टिकट दे दिए। जहां तक अगर आप ये देखिए कि कांग्रेस ने 6 लोगों का टिकट काटा है, जिन लोगों को मतलब जिनका टिकट पक्का हो गया था, और 5 लोगों की सीट बदली है। तो कहीं पे बीजेपी और कांग्रेस का अगर आप देखेंगे जो काम, मतलब जिस तरह से जो ये हुआ, मतलब दल जिसे कहते हैं सीट का जो अदला बदली हुई, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा।
बिकॉज 10-15 जो एक कोई व्यक्ति जो है पिछले 5 साल से 4 साल से जो है काम कर रहा है किसी पार्टी के लिए और उसका अचानक टिकट काट दो, या वो उस जो कार्यकर्ता है जो इतना मेहनत कर रहा है टिकट काट दो, उसका इम्पैक्ट भी आएगा। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो कुछ ना कुछ वोट तो कटेंगे, तो वो किसके कटेंगे? वो उनके मतदाताओं को कटेंगे, जो उसको वोट मिलने वाले थे उसका कटेगा, तो ये इम्पैक्ट आने वाला है। दूसरी चीज अगर आप ये देखेंगे कि करीबन उत्तराखंड में जो मतदान होता है वो करीबन 65% के आसपास होता है, 60 से 65%। अगर 60 से 65% मतदान होता है तो आप ये समझ लीजिए जो माइनॉरिटी मतलब जो है क्या कहते हैं सीट्स हैं, मतलब जो ऐसी सीट्स हैं जो किसी निर्दलीय विधायक की हैं या कुछ ऐसी पार्टी की हैं जिसके 1, 2, 3, मैं बात कर रहा हूं आप आम आदमी पार्टी की, मैं बात कर रहा हूं बीएसपी की बात कर रहा हूं, निर्दलीय की बात कर रहा हूं, या इक्का दुक्का जो और पार्टी की बात कर रहा हूं, अगर उनकी सीट्स आती हैं तो वो इम्पैक्ट करेगा टोटल जो है रिजल्ट में। तो अगर आप इवन 2012 के, मैं ये कह रहा हूं कि 2012 का जो चुनाव है उसका रिपीटेशन होने वाला है 2022 में, 2017 वाला नहीं होना, क्योंकि वोट स्विंग बहुत ज्यादा नहीं है इस टाइम। और जो बाकी जो वोट कटेगा वो वोट जो है, जो आपका 7% जो वोट बीएसपी को मिला था उस वोट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा और वही जो है डिसिसिव होगा कि सरकार किसकी बनेगी, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, सीमा अरोड़ा जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी कभी भ्रमित नहीं करती वोटर्स को और ना देश की जनता को भ्रमित करती है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रमित किया और आप तो हमेशा भ्रमित करती रही फ्री की देके, तो जनता को सब पता है कि कुछ भी फ्री नहीं मिलता। कांग्रेस की बात कर ले तो उन्होंने 70 साल से यही कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ को भ्रमित करते रहते हैं कि हमने, वो तो ये भी कहते हैं कि आज़ादी हमको हमने जो पाई है वो बिना किसी लड़ाई झगड़े के पाई है, बिना किसी उसके पाई है कि, लेकिन आप देखिए 36,000 जो थे वो हमारे सैनिक जो थे जिन्होंने शहादत दी थी, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो हमें आज़ादी ऐसे भी नहीं मिली। तो इसलिए गलत पे मत जाइए, सच्चाई पे जाइए, भ्रमित मत होइए। जनता से मैं यही कहूँगी, और मैं जानती हूँ कि जनता वोट देगी तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिसने 370 हटा दी, जिसने 35A हटा दी, जिसने वाणी में काशी में कॉरिडोर बना दिया, तो वो बहुत कुछ कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। वही देश को सुरक्षित कर सकती है, वही आपके राष्ट्र को मुकेश पंत जी फाइनल कमेंट। मुकेश पंत जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीनाक्षी गुलियाल जी देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज की जो जनता है वो काफ़ी समझदार हो गई है। 2017 में हो सकता है कि राष्ट्र के नाम पे, मोदी जी के नाम पे जनता ने एक तरफा 57 विधायक जिता के भेज दिए थे, लेकिन आज 5 वर्षों में भी 5 वर्ष, देखिए अमित शाह जी आते हैं, वो कहते हैं गड्ढे बहुत बड़े हैं, 5 सालों में काम नहीं होगा। लेकिन जब आपने 5 साल पहले वादे किए थे, क्या उस समय ये बात की थी कि 5 साल में ये काम पूरा नहीं होगा? तो आज मैं सिर्फ यही कहूँगी जनता से कि 5 साल का समय बहुत होता है, लेकिन जो कार्य नहीं कर रहा है उसे नकारना बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं उनको नकारना जरूरी है अगर वो कार्य नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बागियों पर अभी नजर है सियासी दलों की कि कोई नाराज अगर नेता या फिर कार्यकर्ता है तो उसे किस तरीके से मनाया जाएगा, लेकिन क्या सियासी दल इसमें कामयाब हो पाते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर कंपटीशन यहां पर सियासी दलों को तगड़ा ये निर्दलीय देते हुए नजर आते हैं? इस पर सभी की निगाह है। नमस्कार। आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए, तब जाकर आपके हर सवाल पर जवाब मांगती। ऐसे में सरकार की जवाबदेही जरूर बनती। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर? रोज मेरा सामना सियासत और सियासी शख्सियतों से होता है। चुप रहिए कि आप लोगों की मंशा क्या है ना, वो नजर आ जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ती हूँ तो भी सियासत बेशुमार होती है। आंकड़े हैं हमारे पास, प्रूफ लेकर बैठते हैं हम। मैं रीना झा बालिया, HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है, ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
हर छोटी बड़ी खबरों पर मेरी नजर रहती है और मेरे मुद्दे इन्हीं रास्तों से उठते हैं। कई बार कुछ खबरें सोने नहीं देती, परेशान करती हैं। ट्रॉली है और वो बच्चे को रस्सी खींचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर तथ्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। खबर का पीछा सब करते हैं, लेकिन हर कोई उस तक पहुँच नहीं पाता। मैं सिर्फ आम लोगों के मुद्दे खास नहीं बनाती, बल्कि सरकार